बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो आई होप आपको पता होंगी कि एटम के सेंटर में क्या होता है, चूहा चूहा नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और अगल बगल जौ 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 करके घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमता है शायद, ठीक है जो भी। अब यार इसकी बात करनी है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है दैट द इंटायर मास एंड positive charge of an atom is concentrated into a very small volume called nucleus। यानी एक एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत से छोटे, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में रखा हुआ है, और उस वॉल्यूम को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बहुत छोटे। हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में बार बार बताया कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो होता है 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻15 मीटर में। यानी न्यूक्लियस एटम से 10⁴ टाइम्स या 10⁵ टाइम्स छोटा है, यानी 10,000 गुना या 1,00,000 गुना छोटा है। अभी भी फील नहीं हुआ, फील तब होगा जब कुछ एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देंगे। जिस रूम में बैठे हो, मान लो ये पूरा रूम एटम है, तुम एटम के अंदर हो, ये पूरा रूम एटम है। अब इसमें एक सुई पकड़ लो, और सुई की जो नोक है वो न्यूक्लियस है, जो पिनहेड होता है वो न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन कि अगर ये पूरा रूम एटम बन जाएगा तो पिनहेड होगा न्यूक्लियस के बराबर। इतना बड़ा न्यूक्लियस, तो कितना कंसंट्रेटेड है, और उसमें सारा मास है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी ये, एटम का सारा मास यहीं से आ रहा है। बाकी तो होल एटम इस कैसा होता है, एम्प्टी होता है ना, हॉलो होता है। सारी कहानी यहां से होने वाली है, तो इसी की हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर है? कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियस? एक छोटा सा स्पेस जिसमें सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का बैठा हुआ है। क्लियर है? मिटा दें, स्टार्ट करें, मिटा दें इस चीज को। चलो बहुत बढ़िया। अभी भी सोच रहे हैं सर पूरा रूम एटम पूरा खाली, और सुई की नोक के बराबर उसमें मास वहां कैसे रखा हुआ है। अच्छा, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कि न्यूक्लियस किस किस चीज से बना हुआ है, सबको पता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। भैया इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम एक चीज और बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन को भी बोल सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी बोल सकते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियॉन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोटॉन सबको पता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन के बारे में बताओ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जल्दी सब लोग बताओ कितना होता है, प्लस ई, या इसको हम बोल देते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन जरा ध्यान से देखना आज, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। आज थोड़ा दिल पे ले लिया सर ने। आज डिटेलिंग इसलिए की क्योंकि आज आपको हम दिखाएंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस मास को हम 1 AMU भी बोलते हैं या 1U लिखते हैं। वैसे ये डेफिनेशन नहीं है 1 AMU की, डेफिनेशन तो कुछ और है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। वो आपको केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ाएगा, वो भी आप सर। हाँ ठीक है, वो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी में दी है 1 AMU की डेफिनेशन, वो हम नहीं ले रहे। बट इस मास को भी हम 1 AMU बोल सकते हैं या 1U भी लिखा हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सिंबल की कि प्रोटॉन को कैसे दर्शाएंगे। तो बच्चों प्रोटॉन होता क्या, सुनो जरा। प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन एटम में होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में, बस यही हाइड्रोजन एटम है। यानी हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम है, यानी हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है? प्रोटॉन है। भाई हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन है। तो सिंबल इसका ना हाइड्रोजन का सिंबल बन गया H। अब एक्चुअली में H एटम नहीं है, H एटम का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन। अब सुनो, जब भी ऐसे लिखोगे तो यहां पे लिखेंगे चार्ज और यहां पे लिखेंगे मास। इसके ऊपर चार्ज कितना है ये नहीं लिखते, इसको हम बोलते हैं +1 चार्ज। प्लस ई को +1, माइनस ई को -1, +2 ई को +2, -2 ई को -2। तो इसके ऊपर चार्ज है +1, तो यहां पे लिख लो 1। और मास कितना है? मास एमयू में कितना है? 1। ऊपर लिखो मास, नीचे लिखो चार्ज। अभी सिखा देंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, पर अभी ये भी समझ लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। आपके पास बीटा आएगा, है ना, पॉजिट्रॉन आएगा, एंटी पॉजिट्रॉन आएगा, ये सारे पार्टिकल आएंगे। तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे मास डालना होगा, एंटी मैटर नहीं है ना सिलेबस में। अच्छा, फिर आते हैं न्यूट्रॉन पे। अगला पार्टिकल अपना न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें बच्चों, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे 0, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए इसकी डिस्कवरी भी काफी देर में हुई, कोई चार्ज ही नहीं था इसके ऊपर। मास की बात करेंगे तो इसको भी थोड़ा दिल पे ले लेंगे, 1.6749 into 10⁻⁻27 kg। बोलो कौन भारी है? बोलो कौन भारी है? सर आप भारी है। नहीं, इन दोनों में कौन भारी है? इन दोनों में न्यूट्रॉन भारी है। देखो 1.672, 1.674, थोड़ा सा भारी। ये आज फील देना था आपको कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी, बट इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली तो 1 AMU बोल ही सकते हैं, ठीक है, 1 AMU। तो जब तक लिखा ना हो दोनों का मास अलग अलग, तब तक सेम यूज करना, पर अगर लिख दे तो फिर अलग अलग यूज करना, अलग अलग दे दे तो अलग अलग। अगर हम सिंबल की बात करें, प्रोटॉन के सिंबल की, तो प्रोटॉन का सिंबल होता है एक N। अब बताओ नीचे क्या लिखोगे? चार्ज। चार्ज कितना है? 0। ऊपर क्या लिखोगे? मास। मास कितना है? 1। तो ये हो गया न्यूट्रॉन का सिंबल। क्या है न्यूट्रॉन का सिंबल? N। नीचे क्या लिखोगे? चार्ज 0, ऊपर मास 1। प्रोटॉन का सिंबल क्या है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, नीचे चार्ज, ऊपर मास। क्लियर है? नोट कर ले इतना, एकदम फंडामेंटल चीज बताई। अच्छा, एक चीज और सुनो कि ये सबसे छोटे पार्टिकल नहीं माने गए। माना गया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी किसी और पार्टिकल से बने हैं, ठीक है, क्वार्क और एंटी क्वार्क कहते हैं उसको। पर इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को फिर नहीं तोड़ सकते, इनको तोड़ सकते हैं अभी। जैसे पहले आया था ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, बट दे कैन बी डिवाइडेड। बट डिवाइड करने के बाद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है क्वार्क एंटी क्वार्क का भी, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। आगे आप क्वांटम फिजिक्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये भी किसी चीज से बने। देखो 3 पार्टिकल पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से नहीं बना है, एकदम मोस्ट फंडामेंटल है। ये दोनों मोस्ट फंडामेंटल नहीं है, ये फिर किसी चीज से बने हैं। मिटा रहे हैं इसको। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हाँ मुझे पता है सब पढ़ा हुआ है, तभी तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। जो लोग बोर हो रहे हैं सीधा लास्ट में जाए लेक्चर के, देख लें शेप, साइज, रेडियस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ये सब देख लें न्यूक्लियस का। अच्छा वापस आओ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। देखो आज बार बार हम न्यूक्लियस की बात करेंगे क्योंकि टॉपिक न्यूक्लियस है। किसी भी एलिमेंट का हमसे कहे एटॉमिक नंबर बताओ, तो उसका एटम देखो, उसके एटम का न्यूक्लियस देखो, और न्यूक्लियस में देखो कितना प्रोटॉन है, बस। वो सब डेफिनेशन हटा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस सब हटा दो। यही एक डेफिनेशन है जो 100% सही होगी हर केस में। बाकी मुझे पता है आप ये भी बोलते हो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम, कह सकते हो, बट क्या होगा ना, धीमे धीमे हम एटम की बात ही नहीं करें, हम किसी स्पीशी की बात कर रहे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। तो बेसिकली डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस चलनी चाहिए। दूसरी चीज आती है हमारे पास मास नंबर। ध्यान रहे ये भी एक नंबर है, ये मास नहीं है,
नंबर है और सिंबल है ए। एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मास नंबर क्या है जरा देखो, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसे ही बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्या मास नंबर एटम का मास है? नहीं, ये एक नंबर है। अगर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो वो अलग चीज होगी, याद रखना, बहुत फंडामेंटल चीज है, बचपन में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास अलग चीज है। देखो एटॉमिक मास क्या होती है, एटम का सारा मास कहां से आ रहा है, धीमे धीमे समझो। एटम का सारा मास कहां से आता है? एटम का सारा मास आता है न्यूक्लियस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहीं साइड में कोपचे में बता दिया जाए, यहाँ देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब लोग बोलेंगे एक स्वर में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का -27 kg, 10 टू द पावर 4 टाइम्स कम है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम एटम के मास में नहीं जोड़ते। इसका मास प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से 1/1837 टाइम्स, 1/1837 टाइम्स छोटा होता है। इसीलिए जब एटम का मास हम जोड़ते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन को हटाओ यार, इसका क्या मास है, 10 टू द पावर -31, और उन लोग का मास 10 टू द पावर -27, इससे 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा है, छोड़ो इसको। तो एटम का सारा मास आना है न्यूक्लियस से, ये बात तय है, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, अब वो भूल जाओ 1.6 तो लिखने का 1 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। यानी न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो न्यूक्लियस से आ रहा है, न्यूक्लियस का जो मास होगा सेम चीज है, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और दोनों का मास बराबर है, इसका मास 1 AMU, इसका मास 1 AMU। तो टोटल मास क्या हो जाएगा एटम का, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू 1 AMU। बोलो सही बोल रहे, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का भी 1 AMU। देख लो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन है, मान लो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 AMU 2 AMU कितना हुआ, 4 AMU। 2 + 2 4, 4 AMU। जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है जोड़ दो, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ऐसा होगा नहीं, 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, तो 3 4 7, मास हो गया 7 AMU। यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, A। यानी A टाइम्स ऑफ AMU, ये होता है एटॉमिक मास, और ये मास नंबर। थोड़ा सा डिफरेंस है, मास नंबर एक नंबर है कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हुए, और एटॉमिक मास एक्चुअल में मास है, तो कुछ नहीं करना है, मास नंबर के साथ AMU लगाना है। अरे यार मास न्यूक्लियस से तो आ रहा है, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियॉन का मास 1 AMU, तो इतने न्यूक्लियॉन का मास AMU। लिख लें इतना, सब बेसिक चीजें एकदम। What is 1 AMU? 1 AMU is 1/12 of mass of one atom of C12। अरे यार 1 AMU की वैल्यू आप पकड़ लो, ये पुट करना 1.67 into 10 to the power -27 kg। अनलेस कोई और वैल्यू दी हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये यूज करना आप, 1.67 into 10 power -27 kg। चलो इतनी बातें हुई, नोट कर लिया, मिटा रहे इसको, पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 5। अच्छा अब देखो, किसी एटम को हम लिखते कैसे हैं, किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो x कोई एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे Z, यहाँ भी लिखते हैं कई बार इस तरफ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर A नीचे Z। x क्या है, आपका कोई एलिमेंट है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स है। ए क्या है? ए आपका मास नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। अच्छा, एक चीज और होती है, मान लो आपसे पूछ ले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बता दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं ए में से जेड माइनस कर दूं तो क्या आएगा? इसमें से ये माइनस कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से? ये बड़ा होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे मिल सकता है, ऑक्सीजन 816, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या इंफॉर्मेशन है? इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 16 क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है, किसी बुक में घबराना नहीं। 16 18 उधर भी लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लिखा है C613 होता है, कार्बन का आइसोटोप है। यहाँ नीचे 6 है, 6 क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन है। ऊपर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऐसे लिखा हो या एक ही तरफ दोनों लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लें, ये रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर जो लिखा है वो ए है, नीचे लिखा है जेड। इसके एक एटम का मास कितना होगा? 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके एक एटम का मास कितना होगा? 13 AMU। क्लियर है? जो ऊपर लिखा है उसके साथ AMU लगा दो, तब मास बनता है। A टाइम्स ऑफ AMU। क्लियर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? A माइनस जेड, 16 माइनस 8, 13 माइनस 6। सब बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। नोट कर लिया? 1 2 3 4 5 मिटा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियाई की कहानी है, क्योंकि सब कुछ न्यूक्लियाई के अंदर ही होता है, तभी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइज, या न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई अपने आप में ही प्लूरल है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम, whose nucleus, whose nuclei लिख लो, whose nuclei या nucleus, nucleus दोनों चीजें है, whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। आपने इसको इस तरह से पढ़ा होगा, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम होते हैं तो मेरे ख्याल से जेड एटॉमिक नंबर, ये क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो जेड क्या होगा? सेम हो जाएगा। और ए क्या होता है बच्चों? मास नंबर। ये कैसे आता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़कर। अब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो प्रोटॉन सेम है तो जेड सेम हो गया, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो सम तो कुछ और आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बड़े फेमस एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन वाला सबको पता ही होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सबने देख रखा होगा। H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम की बात हुई थी स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन 3 जब डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ रहा था। अरे तुम लोग देखे भी नहीं होगे, स्पाइडरमैन तो इतनी बार बनी है कि तो मार्वल में भी आ गया, प्यारा सा क्यूट सा। हाँ वापस आते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम,
इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन। भैया नीचे क्या लिखा होता है? एटॉमिक जेड, एटॉमिक नंबर। एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? इसमें से ये माइनस करके, माइनस किया 0 न्यूट्रॉन, माइनस किया 1 न्यूट्रॉन, माइनस किया 2 न्यूट्रॉन। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम एलिमेंट के एटम है, सब हैं हाइड्रोजन के। देखो एलिमेंट डिसाइड होता है एटॉमिक नंबर से, याद रख लो एक बार। एलिमेंट डिसाइड होगा जेड से, हमेशा याद रखना। एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट डिसाइड होता है। सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो सब हाइड्रोजन है। ये दूसरा एग्जांपल देखो, ये देख रखा होगा आपने, क्लोरीन का बड़ा फेमस है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो क्लोरीन का एक 1735 आइसोटोप होता है, क्लोरीन का एक 1737 आइसोटोप होता है। इसके प्रोटॉन बताओ 17 प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन बताओ 17 प्रोटॉन, इसके न्यूट्रॉन बताओ, इसमें से माइनस करेंगे 5 माइनस 15 माइनस 8, 3 2 माइनस 1 18 न्यूट्रॉन। इसके बताओ 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 1 2 2 20 न्यूट्रॉन। तो दोनों देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। एटम्स किसके हैं? सेम एलिमेंट क्लोरीन के। भी एटम डिसाइड होता है, एलिमेंट डिसाइड होता है एटॉमिक नंबर से। अच्छा ऐसे ही बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर, जैसे भी बोलो। नोट कर लें, आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons। इसका ये वाला एग्जांपल भी देख रखा होगा आपने, ऑक्सीजन का। अरे यार बहुत एग्जांपल है, कार्बन का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है O8 16, O8 17, O8 18, 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन बोलो सभी लोग, 16 माइनस 8 8 न्यूट्रॉन, 17 माइनस 8 9 न्यूट्रॉन, 18 माइनस 8 10 न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए सबको ऑक्सीजन लिख रहे हैं, वरना कुछ और लिखते। ये जो सिंबल है ये यहां से आता है, यहां से नहीं आता। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जेड होता है एलिमेंट की। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज आपने और देखी होगी कि एटॉमिक मास कभी कभी फ्रैक्शनल में दिखता है, तो आप सोचते हो कि ये कैसे हो सकता है? देखा है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जब आप एटॉमिक मास पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में तो 35.5 लिखा है, और एटॉमिक मास है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू 1 AMU। तो 35.5 AMU कैसे हो गया? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधे आधे हैं? तो ये भी बताते हैं। नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करें, समझ लें हम क्या सवाल पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि कई एटम्स, कई है एक नहीं, कई एटम्स का आप देखते हैं जो एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का 39.5 दिया रहता है, तो इन एटम्स का एटॉमिक मास ये 0.5 AMU कैसे हो रहा है? 0.6 0.7 AMU कैसे? क्योंकि एटॉमिक मास तो आप पढ़ रहे हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इनटू 1 AMU। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 AMU, 3 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 8 AMU। तो इंटीजर में आना चाहिए ना, फ्रैक्शनल कैसे आ रहा है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के 1 AMU से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। इसके आगे AMU लिख दो, तो यहाँ पे 35.5 कैसे लिख गया? और दिखाते हैं, मिटा इसको। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आइसोटोप्स के अंदर ही आता है टॉपिक। तो ये कैसे हुआ जरा समझो इसको। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, समझो इसको कैसे हुआ। ये हुआ आइसोटोप्स की वजह से, ड्यू टू आइसोटोप्स। देखो तुरंत समझ में आ जाएगा, लिखो फॉर्मूला, लिखो एवरेज, फॉर्मूला लिखो अपने आप समझ में आएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2। A1 आपका हो गया एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, A2 हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, N1 हो जाएगा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप,
और N2 हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सेकेंड है। जरा फॉर्मूला लिखो भी समझ में आ जाएगा कैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बनता है। A1N1 प्लस A2N2 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइज। अच्छा इसमें और भी हो सकता है आगे, समझ रहे हो ना, A3N3 वगैरह वगैरह, डैश डैश जो भी हो। A1N1 प्लस A2N2। A1 पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास, A2 दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास, N1 पहले वाले का परसेंटेज, N2 दूसरे वाले का परसेंटेज। अभी तुरंत समझ में आएगा। क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो जग जाहिर बात है कि पीरियोडिक टेबल में या आप जब मोल कॉन्सेप्ट के सवाल करते हो, जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हो, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास आप 35.5 लेते हो। क्लोरीन का एटॉमिक मास आप 35.5 AMU, यू लिख ले, AMU लिख ले, एक ही बात लेते हैं। सवाल आया कैसे आया भाई साहब, ये कैसे आया? आप तो बोल रहे हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ोगे फिर AMU से मल्टीप्लाई करोगे, तो आधा प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया क्या? समझते हैं। क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप हैं, 1735 और 1737। दो आइसोटोप मिलते हैं क्लोरीन के, दोनों मिल रहे हैं नेचर में। क्लोरीन के कुछ एटम्स ऐसे मिले जिसमें 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है, और क्लोरीन के कुछ एटम्स ऐसे मिले जिनके न्यूक्लियाई में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। हमने ऐसे हाथ से क्लोरीन के खूब ढेर सारे एटम्स निकाले, उनकी न्यूक्लियाइज को देखा, कुछ न्यूक्लियाइज में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, कुछ में 17 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। तो हमको इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा ना मास के लिए, एवरेज एटॉमिक मास। अब नेचर में ये वाला देखा गया मिलता है 75% और ये वाला 25%, अप्रॉक्स वैल्यू है, एकदम एकदम परफेक्ट नहीं है। तो अगर इसकी हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो एवरेज एटॉमिक मास बच्चों क्या है? A1N1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, इसका मास कितना है? 35 AMU हो जाएगा, मास नंबर 35 है तो मास हो जाएगा 35 AMU। तो 35 इंटू N1 परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 75, तो 75 बटे 100 लिख लेंगे इसको ना, परसेंटेज का इसको फ्रैक्शन लिख लो, इसको भी फ्रैक्शन, तो परसेंटेज दिया था उसको फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया, प्लस A2N2। A2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, तो इसका मास कितना है? 37 AMU और फ्रैक्शन कितना है? 25 बटे 100 है ना, टोटल फ्रैक्शन 100 मान लो, 100 का 75 ये है, 25 ये है। अब यहां से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, 25 3 25 25 4 100, 25 25 25 4 है। ऐसे भी एवरेज मत निकालना कि A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, वो तो तब निकालते हैं जब दोनों 50-50% होते, ये ज्यादा है ना 75%, तो 75/100 और वो 25% 25/100। फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप N1 और N2 इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो 100 में से 75 ये है, 25 ये, तो इसका फ्रैक्शन 75/100, उसका 25/100। कितना आ रहा है? एलसीएम तो 4 है मेरे ख्याल से, उधर भी 4 इधर भी 4, एलसीएम हो गया 4, 35 इंटू 3, 3 5 50, 3 3 9 1 10 प्लस 37, कितना हो जाएगा? 105 प्लस 37, तो 7 5 12 बन गया हासिल 4 और 1 बाई 4, 4 3 12 22, 4 5 20 20, 4 5 30, सॉरी 20, 35.5। अब क्लियर हुआ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे आते हैं? इनका एवरेज लेना पड़ता है, और एवरेज भी परसेंटेज के हिसाब से। कर लेंगे वैसे सवाल, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन दिया हो एग्जाम में कि 3/4 ये है 1/4 ये है, तो कर दो, परसेंटेज दिया हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5 कर लिया, मिटा रहे, बहुत बढ़िया। तो ये था आइसोटोप्स, और उसके अंदर आपने एक टॉपिक और पढ़ लिया, एवरेज एटॉमिक मास। एलिमेंट डिसाइड जेड से होगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई चल रहा है। दूसरा इसके अंदर होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? ये होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट नहीं है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei have
न्यूक्लियॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या बात है, ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं जिनके न्यूक्लियाइज में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम है वो सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इंडिविजुअली प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन बराबर नहीं। एग्जांपल से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एग्जांपल देखो, तुरंत क्लिक करेगा। एग्जांपल है कार्बन 614 नाइट्रोजन 714, तुरंत चमक जाएगा ये। अच्छा, इसमें ये भी तो लिख लो पहले, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब ए सेम है, मास नंबर सेम है, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर। समझ लो, मास नंबर सेम आ गया। गलती से किसी तरह ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ने पे बराबर है, पर इंडिविजुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन सेम नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है। अब एग्जांपल दिखाते हैं वापस फिर से। ऐसे तो बोलते थे ना हम लोग पहले, मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर। कार्बन 614 नाइट्रोजन 714, 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करें, माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन, 14 माइनस 7 7 न्यूट्रॉन। ना प्रोटॉन बराबर ना न्यूट्रॉन बराबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ना प्रोटॉन बराबर ना न्यूट्रॉन बराबर, पर इनका सम बराबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर है। क्लियर हुआ? जैसे इसका एग्जांपल ये भी मिल सकता है आपको, आर्गन एंड कैल्शियम 18 40 20 40, 18 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करें, 40 माइनस 18 22 न्यूट्रॉन्स, 40 माइनस 20 20। ना प्रोटॉन बराबर ना न्यूट्रॉन बराबर, पर इनका सम यानी मास नंबर बराबर। फील हो गया? और ये क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट तभी हो सकता है जब जेड सेम हो, यहां जेड सेम नहीं। नोट करें, आइसोबार्स, पॉज करके नोट कर ले, 1 2 3 4 5। इत्तेफाक है, दो अलग अलग एटम ऐसे मिले हमें जिनका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सम न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर है बट इंडिविजुअली बराबर नहीं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर तो आइसोटोप, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम बराबर तो आइसोबार्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर तो आइसोटोप्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम बराबर तो आइसोबार्स। अब लास्ट देखो, लास्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, फिर से जरा एक चीज देखो, अभी समझ जाओगे। आइसोटोप्स में क्या चीज सेम थी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स में क्या चीज सेम हुई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें क्या चीज सेम हो जाएगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने से क्या एलिमेंट सेम होगा? एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे, एटॉमिक नंबर। आइसोटोप में प्रोटॉन बराबर, आइसोबार में सम बराबर, और आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन बराबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei has same number of neutrons but different number of protons। यानी Z एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, A मास नंबर बताओ सेम की डिफरेंट, सोच के बोलो, सेम की डिफरेंट, डिफरेंट होगा भाई। प्रोटॉन तो बराबर है, सॉरी न्यूट्रॉन तो बराबर प्रोटॉन
सेम होगी, a माइनस जेड। a माइनस जेड क्या होता था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। a माइनस जेड सेम हो। एग्जाम्पल इसका देख लो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोटोन्स का, लिथियम 37, बरीलियम 48, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बराबर नहीं है, मास नंबर भी बराबर नहीं है, बट न्यूट्रॉन बराबर है। 7 माइनस 3 4 न्यूट्रॉन, 8 माइनस 4 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम तो आइसोटोन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम तो आइसोटोप्स, और दोनों का सम सेम तो आइसोबार्स। नोट करें, पॉज करके नोट करें। क्लियर है? तो ये सब बहुत बेसिक चीजें थी, आप पढ़ चुके हो पहले भी। पॉज करके नोट कर लें। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम तो आइसोटोप्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम तो आइसोटोन्स, और दोनों का सम सेम तो आइसोबार्स। सिर्फ आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, प्रोटॉन सेम होते ही एलिमेंट, एटम जो है वो सेम एलिमेंट से आया। पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। मिटा रहे हैं इसको। यहाँ पे a माइनस जेड सेम हो रहा है, देखो ना, ना ही z सेम है, ना ही a सेम है, z डिफरेंट, a डिफरेंट, a माइनस जेड सेम। 1 2 3 4 5 मिटा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो, न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी। न्यूक्लियस शेप, साइज एंड डेंसिटी। न्यूक्लियस शेप, साइज एंड डेंसिटी। तो यार सबसे पहले शेप की बात कर ले, तो एक्सपेरिमेंटली कई एक्सपेरिमेंट किए गए और सबसे लास्ट में यही निकला कि जो शेप है न्यूक्लियस का वो स्फेरिकल है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस shape of nucleus is regarded as स्फेरिकल। अब एकदम पता है 100% स्फेरिकल नहीं होता, थोड़ा बहुत डेविएशन भी होता है स्फेरिकल बिहेवियर से, पर जो जितना भी डेविएशन आज तक देखा गया है न्यूक्लियाई में वो लेस देन इक्वल टू 10% है। 10% ज्यादा डेविएशन नहीं है। थोड़ा स्फेरिकल, एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं बनता है, थोड़ा एनॉमली है, थोड़ा खिसका खिसका रहता है, पर 10% ज्यादा खिसका नहीं। 90% देखने में वो शेप स्फीयर का ही दिखता है। तो एटम भी स्फीयर है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या पता है ऐसा होता, बिंगो टेढ़े मेढ़े जैसा न्यूक्लियस निकला था? नहीं, न्यूक्लियस भी स्फेरिकल निकला अप्रोक्सीमेटली। ठीक, साइज की बात करें, थोड़ा बहुत डेविएशन है स्फेरिकल नेचर से, बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, साइज की बात करते हैं। साइज, ये साइज के बारे में ये तो आपको पता है कि बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, सबको पता है ये बात। ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम के कंपैरिजन में 10 की पावर 5 टाइम्स या 10 की पावर 4 टाइम्स छोटा है। अगर एटम रूम के बराबर है तो न्यूक्लियस सुई की नोक के बराबर है, बट एक्चुअल में न्यूक्लियस कितना बड़ा है बताओ? मीटर्स में, एंगस्ट्रॉम में एक्चुअल। और क्या सभी एटम के न्यूक्लियस बराबर साइज के हैं कि अलग अलग? क्या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और क्या सोडियम का न्यूक्लियस बराबर की साइज का होगा? सोचो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, डेफिनेटली ज्यादा जगह लेगा। यानी अलग अलग एटम का न्यूक्लियस का शेप, साइज अलग अलग है, ये चीज समझ लो। अरे मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन 1 1 और सोडियम, ऐसी एग्जांपल लिया 11 23, क्या दोनों का न्यूक्लियस बराबर है? भाई इसमें एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, डेफिनेटली इसका न्यूक्लियस इससे तो बड़ा है। एटम से कंपैरिजन छोड़ो, आज न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, अब न्यूक्लियस की स्टडी करनी है। क्या ये दोनों न्यूक्लियस की साइज सेम है कि अलग? इसकी बड़ी है ना, तो यही चीज स्टडी करने जा रहे हैं। आओ देखते हैं कैसे। भाई 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन के लिए थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए। अच्छा, शेप क्या है न्यूक्लियस का? स्फेरिकल है, तो ये बना लिया स्फीयर। ये एटम नहीं है, ये न्यूक्लियस है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। और ये मान लो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मान लो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस v है, और न्यूक्लियस कैसा माना हमने? स्फीयर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब।
न्यूक्लियस का शेप कैसा माना गया है, स्फीयर माना गया है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने ऐसा देखा, कई एक्सपेरिमेंट्स करके रदरफोर्ड ने ये चीज पाई बाय डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। किसको गई है, बोहर को, रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए एंड एक्सपेरिमेंट्स शो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to number of nucleons in nucleus। समझ रहे हो, बहुत आसान सी बात है। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा समझ लो, तुम्हारे पास सुनिए तो थर्माकोल, वो जो छोटे छोटे होते हैं थर्माकोल कटआउट, जो कलर होता है, कलर थर्माकोल नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्फीयर से होते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर के छोटे छोटे। एक पन्नी में उनको बांधने की कोशिश करो, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स लाओगे पन्नी का वॉल्यूम, पॉलिथीन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा कि नहीं। एक थर्माकोल का तुमने छोटा सा गोला रखा, कम जगह लिया, दो रखा ज्यादा जगह, तीन लिया ज्यादा, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। ये चीज एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखी, दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को भी बोला प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी ए, what was A? Number of protons plus number of neutron, इसी को तो बोलते हैं नंबर ऑफ, यही तो था ऊपर वाला, ये दोनों को जोड़ के आया था। यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number। ये बात याद रखना, डायरेक्ट सवाल यहां से ही बन सकता है कभी। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स डालोगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा वॉल्यूम, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स डालते जाओगे मास बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यानी V is directly proportional to A। What is V? 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है, रेडियस न्यूक्लियाई का या न्यूक्लियस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर मैं इन सबको इस तरफ भेज दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी तो रुकेगी ना। यानी r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बोलो यस और नो। अरे 4/3 को इधर भेज दिया, पाई को इधर भेज दिया, मतलब हटा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी टिकेगी ना। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट हटा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी तो रहेगी। यानी यहां से r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। ये सही लिखा है क्या, r इज प्रोपोर्शनल टू, अगर दोनों तरफ पावर 1/3 कर दें, a की पावर 1/3। ठीक, हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, r इज इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3। क्लियर है। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉ अच्छे से पढ़ लो। रदरफोर्ड ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन उतना ज्यादा वॉल्यूम। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। फिर वॉल्यूम की जगह हमने लिखा 4/3 पाई r क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां से 4/3 पाई हटा दिया, r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाया, r इज इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3। व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज r नॉट? r नॉट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। इसको आप लिख सकते हो 1.2 फर्मी, एफएम, एफएम रेडियो एफएम नहीं, 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। ये कांस्टेंट है सभी न्यूक्लियर के लिए। एंड व्हाट इज ए? ए इज मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना बड़ा रेडियस। ठीक है, ऐसे भी आप हो सकता है फॉर्मूला लिखा हुआ मिले, r इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू a की पावर 1/3, और r किस में होगा? इन फर्मी होगा। क्लियर है?
ये था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नोट कर लिया। ये एक्सप्रेशन याद रखना और एक ये बात याद रखना कि जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन उतना ज्यादा वॉल्यूम 4/3πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? r³ a के प्रोपोर्शनल है, तो r हो जाएगा a की पावर 1/3। प्रोपोर्शनल डेटा के कांस्टेंट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी बोलते हैं। 10⁻⁻15 को फर्मी। नोट कर लिया? मिटा दें। 1 2 3 4 5। तो शेप हो गया, साइज हो गया, अब आई डेंसिटी की बात। शेप, साइज, नाउ वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ही ज्यादा। अभी देखोगे, इसको हम रो बोल देते हैं बच्चों। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय, बोलो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? A टाइम्स ऑफ AMU। यही तो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? A। और एक का मास कितना है? 1 AMU। इसका मास 1 AMU, इसका मास 1 AMU, तो सबको जोड़ के A टाइम्स ऑफ AMU लगा देंगे। यही तो कहते हैं ना, जो ऊपर लिखा था उसका AMU, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू AMU। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? इसको चलो हम V बोल देते हैं। A इंटू 1 AMU। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को 4/3πr³। अभी आपने पढ़ा R इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3। वहां पुट करते हैं। रो इज इक्वल्स टू A इंटू 1 AMU अपॉन 4/3π। R की जगह R0 A की पावर 1/3 का इज इक्वल्स टू A इंटू 1 AMU अपॉन 4/3π। अब ये क्यूब से बाहर आएगा तो हो जाएगा R0 का क्यूब। A की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो A की पावर 1/3 तो A से A मर गया, बचा क्या? 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाई 4/3π इंटू R0 की वैल्यू बोलो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स का होल क्यूब। यानी ये जो भी डेंसिटी आएगी केजी पर मीटर क्यूब में आएगी। कैलकुलेशंस करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर। ये होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। बहुत एकदम कायदे से निकाला है हमने, थोड़े से अजम्पशन किए हैं। एक्चुअल में ना मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमने ले लिया है, ये हमने आइसोटोप्स को नहीं ध्यान दिया है ना, हमने मतलब एकदम इंटीजर में ले लिया है। हो सकता है आइसोटोपिक मास थोड़ा सा अलग हो, बट अप्रोक्सीमेट सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी ये आती है। ये बड़ी खास बात है। साइज सबके न्यूक्लियस का अलग अलग है। साइज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सबसे छोटा होगा, उसके बाद हीलियम का उससे बड़ा, लिथियम का उससे बड़ा, बेरिलियम का उससे बड़ा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, जगह ज्यादा लेनी होगी, साइज तो बढ़ता जाएगा बच्चों। जो डेंसिटी है वो करीब करीब सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है, करीब करीब 100% करीब। देखो यहां से देखो, ए तो कट ही गया ना, सारे कांस्टेंट ही तो हैं डेंसिटी के टर्म्स में। कोई भी एलिमेंट लेते ए तो कट जाता, सारे कांस्टेंट रहते। बट ये बात हम बोले ना, इसमें एक हमने चीज आइसोटोपिक इफेक्ट हटा दिया है। अभी आइसोटोपिक इफेक्ट होता तो मास ऊपर ए नहीं होता, निकालना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इतनी। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यही तो होती है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जरा देखो, बाप रे बाप, 10⁻13 टाइम्स ज्यादा है। अरे बाप रे, 10⁻14 टाइम्स, 13 क्या बोल रहा है, 10⁻14 टाइम्स ज्यादा है। न्यूक्लियस है तो
तो बहुत छोटा सा, पर मास इतना ढेर सारा लेके चल, वही तो बोला ना, सुई की नोक पे तुमने इतना मास रखा है सारा का सारा, तो डेंसिटी तो होनी है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालोगे अप्रॉक्स वैल्यू हमेशा इसी के आसपास आएगी, ये तो सेम रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। नोट करो, कई किताब में लिख देता है न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ न्यूक्लियाई, रॉन्ग, इट डिपेंड्स स्लाइटली। न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ न्यूक्लियाई, रॉन्ग, इट डिपेंड्स बट स्लाइटली, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको सीधा मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ दे देता तो रखना पड़ता ना, ठीक। पॉज करके नोट कर ले। मास ऑफ न्यूक्लियस A इंटू AMU, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह R0 A की पावर 1/3, R0 A की पावर 1/3, R0 क्यूब A की पावर 1/3 का क्यूब A कैंसिल, R0 की वैल्यू 1.2 10 पावर -15 का क्यूब, kg पर मीटर क्यूब में आंसर आएगा, कैलकुलेट करने पे ये आएगा। मिटा दें 1 2 3 4 5, तो अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी इतनी आएगी, और ये बहुत डेंस। इस पे एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरा उसको देख लो। इन्होंने बोला है आयरन की न्यूक्लियर डेंसिटी बताइए, और बताया है हमें कुछ चीजें। मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई इज 58.5 म्यू एंड ए की वैल्यू दे रखी है 56, 55.8 होगा, सॉरी, ठीक। एक मिनट एग्जैक्ट वैल्यू देता हूं, सही क्वेश्चन करो। हाँ सही है, 55.85 म्यू और ए की वैल्यू 56। हमसे कहा है न्यूक्लियर डेंसिटी निकालो। अब देखो मास इन्होंने दे रखा है, हम सोचते हैं मास कितना होगा न्यूक्लियर का, 56 म्यू, पर ये निकला आइसोटोपिक इफेक्ट होगा। रो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, घबराना नहीं है। मास ऑफ न्यूक्लियस 55.85 AMU, U क्या मतलब होता है AMU, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की जगह वो रखोगे 55.85 इंटू AMU, आर क्यूब की जगह ये सब रखा, तो 4/3 पाई ये रखोगे तो आएगा R0 का क्यूब, और A की पावर 1/3 का क्यूब करोगे A आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, 55.85, 1 AMU 1.67 10 to the power -27 kg डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 to the power -15 का होल क्यूब, और A की वैल्यू 56। अब यहां देखो ये कैंसिल नहीं हुआ, यही मैं बता रहा था, वहां A कैंसिल हो गया था, बट ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी ही आती है, 2.2 इंटू 10 to the power 17 kg पर मीटर, तो बहुत अप्रोक्सीमेट। पिछली बार क्या हुआ था, ए कैंसिल हो गया था, इस बार जो न्यूक्लियाई का मास है थोड़ा सा अलग है, आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा होगा, मास डिफेक्ट भी हो सकता है इसका कारण, अभी मास डिफेक्ट भी आपको पढ़ना है। तो अगर मास दे रखा है न्यूक्लियाई का, ए दे रखा है, तो ऐसे पढ़ो, तरीका आपको आगे, अप्रोक्स वैल्यू हमेशा यही आएगी। तो यहीं पे इसका इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे और इंटरेस्टिंग बातें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।